हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। उत्तराखंड प्रवक्ता लेक्चरर की जो वैकेंसी आई थी अभी, तो उसमें जो है हमारा मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा था और इसमें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि स्टार्टिंग से देखेंगे और बिल्कुल भी बेसिक से जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए जितना भी बेसिक चीज़ें हैं वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे वो सिलेबस में मेंशन है या नहीं है, एक बार सिलेबस को ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस में। सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ composite functions, chain rule, derivatives of inverse trigonometric functions, derivative of implicit function, concepts of exponential logarithmic functions, derivatives of log x e to the power x logarithmic differentiation, derivative of functions एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, अब देखो ये रोल्स थ्योरम हो गया, लेग्रांजेस थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, ये सब जितने भी आपको दिख रहा है। उसके बाद देखो आप टेंजेंट्स, नॉर्मल हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, मैक्सिमा एंड मिनिमा, सिंपल प्रॉब्लम्स। तो ये जो सिलेबस दिया है, ठीक है, आयोग ने ये जो सिलेबस दिया है, ये पूरा पूरा जो है आप देख सकते हो कि 12th में आप लोग ने इसको किया भी है ना। लेकिन अब बात करते हैं 12th का पढ़ने के बाद क्या हमारा क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो है इसको क्लियर करने के लिए कुछ अलग चीज़ें भी हमें सीखनी पड़ेगी, कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स हमें जो है सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस पर बात करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस को सीखने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी चाहिए फंक्शंस के बारे में, एंड देन हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा सा लिमिट्स के बारे में। हालांकि देखो, लिमिट्स का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इसका क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, बट हमें अगर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और फंक्शन, ये सब चीज़ें अगर हमें सीखना है तो हमको लिमिट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे लिमिट से। लेक्चर पहला है और ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम लिमिट के बारे में जानेंगे। ठीक है, और लिमिट को जानने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, बहुत डीपली मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको डीपली जानकारी चाहिए तो मैंने लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को बहुत ही डीपली मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर जो है बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी, हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस। तो देखो, फंक्शंस क्या होता है, अगर किसी सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के एग्जैक्टली एक एलिमेंट से जोड़ा जाए तो उसे फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ आप लोगों के लिए। मान के चलिए कि हमारे पास एक ये सेट है और एक सेट ये है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है कुछ एलिमेंट्स गिवन है ना, इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पर, और इस सेट में भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे गिवन है यहाँ पे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो देखो, एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो, एग्जैक्टली मैप हो, मतलब ये वाला एलिमेंट मान के चलिए इसके साथ ऐसे, इस प्रकार से एलिमेंट्स जो है आपस में मैप हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट 12th का ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है 12th का ही है और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो यहाँ पर एक फंक्शन हो रहा है हमारा एफ ऑफ एक्स, जो कि सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर, सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन यहाँ पर जो है आप लोगों को कहलाएगा। देखो, इसको हम लिखते कैसे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं। इसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंक्शन जिसको फलन भी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। x हमारा क्या है, इनपुट्स है। ठीक है, x क्या है, इनपुट्स है, और y क्या है, हमारा आउटपुट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल में fx जो दिया हुआ है वो x स्क्वायर दिया है। अब मैंने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में आपको मैंने क्या बताया कि जो fx है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, है ना। fx को मैं y लिख सकता हूँ। तो जब मैं fx को y लिख पा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर
इस fx को y लिख दूंगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए x को हमने क्या कहा, इनपुट कहा, और y को हमने क्या कहा, आउटपुट कहा है। तो मतलब अगर मैं x का वैल्यू कुछ भी रखूं, मान के चलिए मैं x का वैल्यू 1 रखा, इनपुट है 1 रखा मैंने, इनपुट है, तो आउटपुट क्या देगा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना, जब x का वैल्यू 1 रखा। ऐसे ही अगर मैं x का वैल्यू 2 रखता हूं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कब, जब x का वैल्यू मैंने 2 रखा। तो ये जितने भी x के वैल्यूज हो जाएंगे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इनपुट्स हो जाएंगे। इनपुट्स का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अंदर आ रही हो, है ना, कोई चीज़ अंदर आ रही हो, पहले से एग्जिस्ट कर रही हो, तो उसको हम इनपुट बोलेंगे। और आउटपुट क्या बोलेंगे, जब इसको ये अंदर आने पर, जैसे x बराबर 1 अंदर आने पर बाहर क्या आया, वो y इज इक्वल टू। फंक्शन को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है। अगर आप जानना चाह रहे हो तो जो LT ग्रेड के एग्ज़ाम बीच में आया था यूपी में, तो उस एग्ज़ाम की जब मैंने प्रिपरेशन आप लोगों को करवाया था, उसमें मैंने आपको फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे जानकारी दिया था। तो चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों का काम आएगा उसमें। अब देखो, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। तो फंक्शन में हमने वैल्यू पुट किया f(2), मतलब x के जगह 2 पुट किया तो 4 आया, ठीक है। तो एक जो 2 है वो हमारा क्या है, इनपुट है, और जो 4 है वो हमारा क्या है, आउटपुट है। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग जो है समझ सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डोमेन हो गया। डोमेन क्या है, लाइक हमारे पास, मैंने अभी बताया था आपको कि एक सेट A है और एक सेट B है। तो जो सेट A है जिसमें से एलिमेंट, मतलब सेट ऑफ इनपुट्स हम कह सकते हैं, डोमेन को क्या कह सकते हैं, डोमेन को हम कह सकते हैं सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। मतलब जो इनपुट्स आ रही है उस सेट को हम बोलेंगे डोमेन। मतलब यहाँ पर देखो लिखा भी है, फंक्शन में x की जिन जिन वैल्यूज को रखा जा सकता है उन्हें हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। देखो फंक्शन डिपेंड करता है कि वो किस सेट पर डिफाइन किया गया है। जो सेट पर डिफाइन किया गया है, मान के चलिए कि वो नेचुरल नंबर के सेट में से नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइन किया गया है, तो उस कंडीशन में जो डोमेन हो जाएगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लिया है, fx जो है वो 1/x लिया गया है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि x बराबर 0 नहीं रख सकते, अगर मैंने x बराबर 0 रखा तो 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड के केस में हम नहीं रख सकते। तो इसका मतलब क्या है कि 0 इज नॉट इन द डोमेन, मतलब 0 डोमेन के अंदर हमारा क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। डोमेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मतलब ये आप समझ लो सेट ऑफ इनपुट जितने भी होंगे, मतलब इस ए सेट को, अगर ये ए सेट मैं बोल रहा हूँ और ये मैं बी सेट है, तो सेट जो ए होगा ना वो हमारा डोमेन होगा। मतलब पहला वाला जो सेट होगा ना वो हमेशा के लिए क्या होता है, डोमेन कहलाता है। ऐसे ही रेंज भी होता है। रेंज क्या होता है कि जिसके साथ मैप हो रहा है, मतलब मान के चलिए कि ये हमारे पास 2 सेट है, ठीक है, ये 2 सेट है। इसको एक बार मिटा लेते हैं, यहाँ से देखिए ये 2 सेट हो गया, ठीक है। एक यहाँ पर हम एलिमेंट्स को देखते हैं, ये कुछ 3 एलिमेंट है, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट मैं और ले लेता हूँ, ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। क्लियर। और यहाँ पर देखिए इसका मैपिंग करवाते हैं। जब इसका मैं मैपिंग करवा रहा हूँ तो मान के चलिए कि ये जो है, इसको जो है थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा देते हैं। मान के चलिए ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके साथ मैपिंग हुआ है, और ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके साथ मैपिंग हुआ है, और ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके साथ मैपिंग हुआ है। तो रेंज सेट कौन सा होगा, रेंज सेट ये वाली सेट होंगी। रेंज सेट कौन से होंगे, देखो जिनके साथ मैपिंग हुआ है ना ये अलग सेट बना देगा, तो इसी को ही हम बोलेंगे रेंज सेट, ठीक है। और बाकी जो ये एलिमेंट्स है इसको हम वैसे बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। लेकिन देखो जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, मतलब सेट ऑफ इनपुट्स में से वो एलिमेंट जो कि सेट ऑफ जो आउटपुट है उनके एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है, तो जो जो एलिमेंट मैपिंग हुआ है सेट ए के साथ, वो एलिमेंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, रेंज सेट कहलाएगा। मतलब ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। यहाँ आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब रेंज जो है हमेशा के लिए कुछ ना कुछ होना ही होना है। क्लियर है, रेंज हमेशा के लिए 0 या 0 से बड़ी होंगी। तो मुझे लगता है कि रेंज भी आपको समझ में आ गया है।
देखो मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि कई बार मैंने आप लोगों को मेरे चैनल में ये चीज़ समझा रखा है, तो चाहो तो आप लोग देख लेना। अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करें तो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं जो कि हमें देखने को मिलता है। वो हम लिमिट्स में भी देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में भी देखते हैं, कंटिन्यूटी में भी देखते हैं वो चीज़। तो पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन होते हैं। अब इस प्रकार के जितने भी फंक्शन होंगे वो पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन कहलाएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स हो जाएंगे, तो ये सब के सब हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहलाएंगे। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक जैसे e टू द पावर x होता है, e टू द पावर 2x होता है ना। तो ये सारे के सारे हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप लोग मिटा लेना, ये जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल में नहीं आएंगे, ठीक है, ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल में नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में जिसमें आप लॉग देख सकते हो, नेचुरल लॉग देख सकते हो, आई एन से रिप्रेजेंट हम करते हैं। कभी कभी ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो ये क्या है, हमारा नेचुरल लॉग हम इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। इंटीग्रेशन जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ये फंक्शन भी इस टाइप के फंक्शन, ये अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन। देखो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, अगर एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन की डेफिनेशन को मैंने आपको एक मशीन के एग्जांपल से समझाया था। ये फंक्शन इज वर्किंग लाइक अ मशीन, तो एक मशीन की तरह काम करता है। मशीन का क्या काम होता है, मशीन में हम क्या करते हैं, एक टाइप से हम जो है रॉ मटेरियल डालते हैं और दूसरे तरफ से जो है एक पक्का जो है, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं वो चीज़ बन करके क्या होता है, निकल आता है। तो ऐसे फंक्शन है, हम जो रॉ मटेरियल है उसको हम इनपुट्स बोल सकते हैं, और जो भी चीज़ बन के निकल के आ रही है आउटपुट हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन है। अब एक मशीन के अंदर कोई दूसरा मशीन अगर हम फिट कर दे, है ना, कोई एक मशीन है और उसके अंदर हमने दूसरा मशीन को फिट कर दिया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। मतलब जो फंक्शन हो जाएगा वो कंपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो जाए, जैसे कि जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर देखो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और एक जो है पॉलिनोमियल वाला फंक्शन है, तो दो फंक्शन एक साथ अटैच है, तो यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो साइन एक्स है, मतलब देखो बाहर से है ना, ये साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन को हम बोलेंगे आउटर फंक्शन, और जो एक्स स्क्वायर है देखो वो अंदर है, तो उसको हम बोलेंगे इनर फंक्शन। अब इसी से आगे चेन रूल भी आ जाता है। चेन रूल डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे जब डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इतना जब हम जान गए हैं तो हम लिमिट को समझ सकते हैं। क्लियर, हम लिमिट को समझ सकते हैं। लिमिट को देखो यहाँ पर बहुत डेप्थ में आपको मैं नहीं बताऊंगा, पहले ही मैंने बताया, अगर x किसी नंबर a के बहुत पास जाता है तो फंक्शन की वैल्यू किसके पास जाती है, यही हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या है कि अगर मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। अब ये फंक्शन है, अभी बताया मैंने कि फंक्शन को f x से हम जो है डिनोट करते हैं। तो फंक्शन जब ये जो x है अंदर वाली फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू है, इनपुट्स है। अभी जो इनपुट है, मान के चलो मैंने माना है कि इनपुट a की तरफ जा रही है, तो जब a की तरफ जा रही है तो पूरा फंक्शन किधर भागेगी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं, और इसको इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको हम बोलते हैं टेंड्स, TENDS। टेंड्स का मतलब होता है कि वो अग्रसर होना, मतलब हिंदी में हम इस वर्ड को ऐसे बोल सकते हैं, अग्रसर, ठीक है। अग्रसर हम इसको बोल सकते हैं, मतलब कोई चीज़ किधर अग्रसर है, ठीक है। तो जैसे x है, x 2 के तरफ अग्रसर है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम बोलते हैं x टेंड्स टू 2, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं x टेंडिंग्स टूवर्ड्स 2, ठीक है। तो जब यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, x प्लस 3 दिया है, मतलब जो x है उसके प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, सिंपली 2 पुट करना है, ऐड करना है, और हमारे पास जो फंक्शन है उसका लिमिट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल था लिमिट्स के।
अब देखो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में दोनों में बहुत फ़र्क दिखेगा। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर x को हमने डायरेक्टली क्या रखा, 2 रख दिया, तो इससे हमारा क्या हो गया, लिमिट जो है सॉल्व हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि जो x है वो एग्जैक्टली 2 के बराबर नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर व्हेन x डज नॉट इक्वल टू a है, अब मान के चलो कि ये a है, x के बराबर जो है नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, लिमिट में कई बार x बराबर a नहीं होता है, बल्कि x बस a के बहुत पास जाता है। ठीक है, x जो है a के बहुत पास जाता है। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। क्या है इस एग्जाम्पल में, एक फंक्शन गिवन है, देखो आप ये फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर जो है दिया हुआ है, और वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स माइनस 2 दिया है। अब इस फंक्शन में आप एक चीज़ देखो, अगर x बराबर एग्जैक्टली 2 रखते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4, बट्टे में क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो आप देख पा रहे हो कि 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म होता है, इसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, तो एग्जैक्टली 2 पर जब हमने चेक किया तो उस कंडीशन में जो हमारे पास फंक्शन है वो अनडिफाइन आ गया है कि नहीं। तो अल्टीमेटली इस एग्जांपल से ये बता रहा है कि अगर x का वैल्यू 2 के तरफ जाती है तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन अब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 2 ना हो करके अगर 2 के करीब करीब भी हुआ तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका वैल्यू क्या होगा और किधर जाएगी। तो हम जो है इसके लिए एक यहाँ पर मेथड यूज़ करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। किसका फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक आ जाएगा a प्लस बी और एक आ जाएगा a माइनस बी। मतलब यहाँ पर सिंपल है कि x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका फैक्टर करने का ये चीज़ आ गया। अब जब इसके ऊपर हम रखेंगे तो देखो x प्लस 2 और एक आ रहा है x माइनस 2, तो डिवाइड में हमारे पास x माइनस 2 ऑलरेडी है, तो देखो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास x प्लस 2 बच रहा है, और x प्लस 2 बच रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, तो अब जब 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 प्लस 2 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इस फंक्शन में अगर देखा जाए तो x का वैल्यू अगर मैं 2 के तरफ लेकर के जाता हूँ, x का वैल्यू अगर 2 के तरफ जाती है तो जो फंक्शन है वो 4 के तरफ जाएगी। ठीक है, इसका अगर ग्राफ से आप अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मैं बहुत फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो लिमिट से कोई क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल भी इसका नहीं दिया गया है, और अगर पूछा भी जाता है तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पूछेगा, जैसे कि कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो अभी वैसे क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो है, अब देखो ये जब रियल लाइन में हम पढ़ते हैं कोई भी चीज़ें, जैसे ये स्टडी हम रियल लाइन में कर रहे हैं, तो रियल लाइन की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि ये 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, और यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है। अभी मैंने आपको ये बताया, देखो यहाँ माइनस का वैल्यू भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, रियल लाइन में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको लिखा है कि x टेंडिंग्स टू 2, इसका मतलब क्या है कि जो x का वैल्यू है वो 2 के तरफ जा रही है। अब लोग एक चीज़ देखो, ये 2 है यहाँ पर, अब इस 2 के तरफ, 2 के पास जाने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, 2 के पास जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। रियल लाइन में 2 ही रास्ते एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे जो है कॉम्प्लेक्स पढ़ के रखा होगा, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हम कई सारे पाथ लेकर के सॉल्व करते हैं, लेकिन रियल नंबर लाइन में ऐसा नहीं होता है। रियल नंबर लाइन में सिर्फ 2 ही वे होते हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जैसे इस 2 की बात करूं तो हम 1 के तरफ से भी 2 के पास पहुंच सकते हैं, उस 3 के तरफ से भी 2 के पास पहुंच सकते हैं। तो जब 1 के तरफ से इस साइड से जा रहे हैं, 1 के तरफ से 2 के साइड में जा रहे हैं, तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। क्लियर, और जब 3 के तरफ से 2 के पास पहुंच रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। मतलब आप समझ रहे हो, राइट हैंड के तरफ से हम जो है 2 के तरफ पहुंच रहे हैं, और एक हम लेफ्ट हैंड के तरफ से 2 के तरफ पहुंच रहे हैं। 2 एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो
यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एक को बोलेंगे और एक राइट हैंड लिमिट बोलेंगे जब हम x बाएं से a के पास जाती है। जैसे ये लिखा है मैंने, x टेंड्स टू a, ऊपर नेगेटिव लगा है ऐसे, x टेंड्स टू a ऊपर के साइड में नेगेटिव लगा है। इसका मतलब a नेगेटिव नहीं है, ये जो नेगेटिव है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बाएं तरफ से जो है x a के पास जा रही है। दूसरा अगर मैं यहीं पे लिख दूं x टेंड्स टू a पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो है दाएं साइड से a के तरफ जा रही है। तो वो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। और रही बात इस नोट्स की, इस PDF नोट की, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसका नोट्स भी आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियोस हमारे इसमें हर रोज़ अपलोड होती हैं। और आपको TGT, PGT, DSSB, लेक्चरर, LT ग्रेड, ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सभी की तैयारी आपको हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे कि मान के चलो कि 1 के पास पहुँचनी है तो 1.9999 इस प्रकार से होता है, 2.1, 2.01 इस प्रकार से देखो हम करीबी पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, एक कॉन्सेप्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब LHL लिमिट और RHL लिमिट जो है आपके दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ है, और मुझे लगता है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसा भी लग रहा होगा कि क्या ही बताया जा रहा है, ये तो 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, जबकि 11th क्लास से बच्चों को ये चीज़ पढ़ाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये लिमिट एग्जिस्टेंस समझ में आ गया। कुछ बेसिक एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लिमिट्स है, हालांकि ये एग्जाम्पल ही आप कह सकते हो। एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, है ना। अभी आप एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, लेकिन ये एज अ रिजल्ट अगर हम इसको याद रखेंगे तो हम जो है कई सारे चीज़ों हमारे लिए जो है ईजी बन जाएगा, है ना। तो ये रिजल्ट इसीलिए बनाए जाते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, x 0 की तरफ जा रही है और यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, तो हमें बिना सोचे समझे उसका वैल्यू जो है 1 ऐड करना है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस x अपॉन x, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अभी कुछ मैं आपको फॉर्म्स बताऊंगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे आता है। वहाँ एल हॉस्पिटल रूल एक है, उसको लगा करके भी आप इनके वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ लिमिट्स के लॉज है। लॉज क्या है कि अगर देखो fx, लिमिट fx जो है l है और लिमिट gx जो है m है, तो सम के लिए ये फॉर्मूला आता है, लिमिट f प्लस g जो है L प्लस एम हो जाता है। प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट हो जाता है, क्वेश्चन में मतलब वो सेम क्वेश्चन मतलब भाग हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर दो लिमिट को हम आपस में भाग कर रहे हैं तो उसका जो फंक्शन का वैल्यू आता है वो भी आपस में क्या होता है, भागों के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ये कुछ नियम है, बस कभी कभी यूज़ हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जब लिमिट लगाने पर रिजल्ट अनसर्टेन, अनिश्चित हो जाता है तो उसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल एक मैंने आपको दिखाया था, क्या आया था, 0/0 के रूप जैसे आया था, लेकिन खाली 0/0 नहीं है, ये कई सारे होते हैं, ये टोटल 7 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और हर फॉर्म को अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लाइक पहला है हमारा 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 टू द पावर इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना है, यहाँ पर क्या समझना है, 0/0 है। जब भी इस टाइप का फॉर्म आ जाए तो एक एल हॉस्पिटल रूल आता है, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, जो अंश होता है, जैसे अंश बट्टा हर होता है, इनमें हम क्या कर देते हैं, अंश में भी डेरिवेटिव कर देते हैं, d/dx, अंश अलग अलग, और बट्टे में d/dx हर,
ये नियम होता है एल हॉस्पिटल l'Hopital रूल बोलते हैं इसको। तो अब देखो जैसे ही 0/0 है, अब कभी अगर आपके पास मान के चलिए इन्फाइनाइट अपन इन्फाइनाइट आ गया तो आप कौन सा रूल लगाओगे, तो भी आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हो। जीरो इन्फाइनाइट अपन इन्फाइनाइट क्यों कैसे बन रहा है वो भी थोड़ा सा हमें समझना है। देखो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट ऐसे बन रहा है, इन्फाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/0 और इसको मैं 1/0 लिख सकता हूँ, इसका मल्टीप्लस इसका मल्टीप्लस 0/0 बन गया। सिमिलरली 0 इन्फाइनाइट को मैं 1/0 लिख सकता हूँ, तो ये क्या है 0/0 बन गया। इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1/0 माइनस 1/0, इसका मल्टीप्लस के साथ 0, इसका मल्टीप्लस के साथ 0 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 0, तो 0/0 मतलब ये भी 0/0 का फॉर्म ही हमारा बन रहा है। तो 1 2 3 4 ये 4 जो फॉर्म आपको दिख रहा है, अगर ये चीज़ आपको दिख जाए तो एल हॉस्पिटल रूल लगा करके आप इजीली इसको जो है सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट है 5वां 6वां और 7वां, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो मैं बेसिकली डिस्कस आप लोगों के साथ इसका नहीं करूँगा, क्योंकि 4 ही जो नियम है वो काफ़ी है, एनफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है लिमिट्स का। बस खाली आपको डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी समझना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर, कुछ एग्जाम्पल है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3, आपको बिना सोचे समझे क्या करना है, जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या रखना है 3 रखना है। 3 + 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ गया। क्लियर, यहाँ पर देखो x टेंड्स टू पाई, मतलब पाई की तरफ जा रहा है, तो पाई माइनस 22/7 हो जाएगा। हालांकि पाई का मान है 22/7 है, लेकिन जब तक नहीं कहा जा रहा है तो आप पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिमिट पाई आर, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो r की जगह अगर 1 रखना है तो पाई 1 का स्क्वायर रखेंगे, तो सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिमिट्स को सॉल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है देखो, यहाँ पर आप अगर 4 रखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 4 4x + 3/x-2, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है 4 4 × 4 + 3 और बट्टे में यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 - 2, तो 4 चक्कू 16 + 3 और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 2, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 19 बट्टा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 19/2 हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू -1, अब -1 की तरफ जा रही है x का वैल्यू, तो ये जो फंक्शन आपका दिया गया है इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का वैल्यू हम वैल्यू रखना है। अब देखो सबसे पहला तो हम ये देखना भी है साथ में कि कहीं 0 तो नहीं हो रहा है, कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा, 0/0 वाला फॉर्म तो नहीं बन रहा। अगर 0/0 वाला फॉर्म बन गया तो मैंने अभी एल हॉस्पिटल रूल आपको बताया कि अंश में भी डिफ्रेंशिएशन करना है और हर में भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप 1 - 1 रख रहे हो तो -1 नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर -1 टू द पावर आपको क्या रखना है 10 प्लस -1 टू द पावर यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा -1 -1। तो यहाँ से देखो अगर -1 है, माइनस की पावर अगर एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, तो उस कंडीशन में प्लस हो जाता है, मतलब +1। और यहाँ पर देखो ये -1 की पावर एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, +1 ऑलरेडी है और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2, ये प्लस माइनस कट जाएगा 1 बट्टा -2, तो माइनस का 1/2 आ रहा है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो लिमिट x टेंड्स टू -2 है, देखो यहाँ -2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ -2 रखोगे तो यहाँ पर भी 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना है। तो लगाने का रूल क्या है, नियम क्या है, इसको सेम एज इट इज़ लिखना है। अब ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करो, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करो, तो ऊपर डिफ्रेंशिएट में अगर करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे 1/x है, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है x की पावर -1 d/dx की पावर -1, तो फॉर्मूला क्या होता है nx की पावर n-1, तो -1 टू द पावर n-1 -2 हो जाएगा, तो मतलब -1/x² हो जाएगा। ऊपर ऊपर देखा जाए तो माइनस का 1/x² हो जाएगा। ये 1/2 का करेंगे डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, बट्टे में देखो 2 का करेंगे 0 हो जाएगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। हो गया रहा है, अब माइनस का लिमिट यहाँ पर आ जाएगा x टेंड्स टू -2 और माइनस का 1/x² आ गया। अब x² की जगह क्या रखना, -2 रखना है, तो -1/-2 का होल स्क्वायर, तो माइनस का 1/4, तो ये जो है क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिमिट्स को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको एज अ होमवर्क ट्राई ज़रूर करना घर में, थोड़ा सा कमेंट में इसका आंसर आप बताने की कोशिश करना, ताकि मेरे को भी पता लगे कि जो लिमिट का आज मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया। चेक करना है पहले तो आपको, चेक क्या करना है कि कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रहा है। अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो आप तुरंत उसको डेरिवेटिव करो। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करोगे, दिखाता हूँ 7 वाला। यहाँ पर देखो 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो ये भी 0 में हमारा जो है
नहीं बन रहा है ना, 0 हमारा वैसे नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर भी आप जो है डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आई थिंक 0 बन जाएगा, ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन जाएगा, तो ये भी हमारा एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप एक बार चेक करके देख लेना। तो चलो 7, 8 और 9, ठीक है, और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग एज अ होमवर्क इसको ट्राई करना। और एक क्वेश्चन मैं एमसीक्यू बेस दे रहा हूँ, ये बहुत पहले पूछा गया था, ये यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसको सॉल्व करके जो है बता दूंगा। अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो 0 की तरफ जा रही है, यहाँ पर साइन 0 0, यहाँ पर 0 और 2x मैंने यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो अब क्या आ रहा है, यहाँ पर 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है। अब मान के चलो कि 50% क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आपको पता है कि रूल कौन सा लगाना है, तो बस रूल लगाइए और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे जो है और कुछ आज इसमें है नहीं, और बेसिक हमने जो था लिमिट वो हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, अब कल से जो है हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, दिखा भी देता हूँ मैं आपको स्टार्टिंग से। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जो है कल से पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो कैसा लगा आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।